ओके, तो मॉडर्न फिजिक्स का आज करेंगे दूसरा चैप्टर। चैप्टर का नाम है एटम। जो पहला चैप्टर था वो था ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब एटम चैप्टर में अगर हम बात करें तो हमने कुछ बेसिकली मॉडल्स, अर्लियर मॉडल्स को डिस्कस करना है। और सबसे पहला जो मॉडल था वो था जे थॉमसन का। हालांकि इससे पहले पोस्टुलेट्स आए थे डाल्टन के, बट दे वर ओनली पोस्टुलेट्स जो बाद में प्रूव गलत हो गए। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है। अगर मैटर को तोड़ना स्टार्ट करे तो एक ऐसी स्टेज आएगी उसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन बाद में फर्दर डिस्कवरी हुई कि एक एटम के अंदर भी 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो यानी कि ये बात तो यहीं पे क्लियर होगी कि एटम दुनिया की सबसे छोटी चीज नहीं है, उसके अंदर भी बाय डिफॉल्ट 3 छोटी छोटी चीजें हैं। तो ये जब चीजें हम 9th क्लास में पढ़कर आए हैं तो हम सीधा बात करेंगे जे थॉमसन मॉडल की। तो एक हेडिंग दे सकते हो आप, जे थॉमसन मॉडल। जितना भी आपने सुना है मॉडल के बारे में, तो आपको ये जरूर एग्जांपल दिया गया होगा कि भाई इसको कंपेयर करते हैं वाटरमेलन से। थॉमसन ने जो बोला पहले मैं बता देता हूं। थॉमसन ने बोला कि एक जो एटम है ना, वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। थॉमसन के अकॉर्डिंग कि जो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर की तरह है, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। थॉमसन ने ये देखा कि यार चीजें ना, अगर आप मैटर को ध्यान से समझो तो उसने कुछ ऐसे इंसिडेंट देखे कि जो एटम्स है या कोई भी पर्टिकुलर पार्टिकल्स है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब अट्रैक्शन कहाँ से आएगी? जब कुछ चार्जेस वाला कंसेप्ट होगा। जैसे कि आप स्केल को जब रब करते हो तो कागज के टुकड़े अट्रैक्ट करते हैं। अगर अट्रैक्ट कर तो चार्जेस का कंसेप्ट होना चाहिए। तो उसने बोला कि यार एक एटम के पास चार्ज होता है, और जो एटम का जो शक्ल है वो कैसी है? एक सफेयर की तरह, जो कि पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अच्छा ये पूरा तो पूरा पॉजिटिव है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव चार्ज की तरह इस तरह से है कि जैसे कि एक वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं। जैसे कि पूरा का पूरा जो रेड बैकग्राउंड है वो क्या है? सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, और जितना नेगेटिव चार्ज है वो सीड्स की फॉर्म में है। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ही कंसिडर्ड atom as positively charged sphere and equivalent negative charge present in it, just like seeds present in a watermelon। उसकी एक बात सिर्फ ट्रू थी कि एक एटम के अंदर, न्यूट्रल एटम के अंदर जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा? अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज के इक्वल। सिर्फ एक ये बात ट्रू थी उसकी। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, राइट। तो उसने ये बोला कि एटम को हम कंसीडर कर सकते हैं पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज गोला, और इलेक्ट्रॉन सीड्स की तरह है जो उसके अंदर एम्बेडेड है, फिक्स है, राइट। तो ये था बेसिकली थॉमसन मॉडल। बस वो ये बात क्लैरिफाई कर पाया था कि हाँ यार एटम के अंदर कुछ चार्जेस नाम की चीज होती है। बट बाद में ये मॉडल बुरी तरह से फेल हो गया, वो हम बताएंगे, भी रीजन समझेंगे उसका क्यों फेल हो गया वो। तो थॉमसन के बाद जो सबसे बढ़िया मॉडल है वो है रदरफोर्ड का। उसने एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट। तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बहुत सारी चीजों का खुलासा किया जो थॉमसन मॉडल में नहीं थी। तो उसके लिए पहले हम एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, राइट। तो ये सभी चीजें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर एक एक करके इनका मीनिंग समझाता हूँ। हमने क्या किया? एक लेड कैविटी ली। लेड कैविटी के अंदर यहां पर हमने एक रेडियो एक्टिव सैंपल प्लेस किया, जिसको मैं बोल रहा हूं कि ये सोर्स है अल्फा पार्टिकल्स का। जनरली अल्फा पार्टिकल्स कैसे निकलते हैं ये चीज आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स के, जब हम आपको सिखाएंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, अल्फा डीके क्या होता है, बीटा डीके क्या होता है। बट हाँ, इसको थोड़ा सा ऐसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कोई भी एलिमेंट, हैवी एलिमेंट जैसे कि यूरेनियम हो गया, जितने भी बड़े बड़े जिसका जो मास नंबर है बहुत ज्यादा है, कोई भी हैवी एलिमेंट जब डिके होता है या डिसइंटीग्रेट होता है, यानी कि जब टूटना शुरू करता है, जो आप बोलते हो ना रेडिएशन से निकल रही है, तो वो
तब तक ब्रेक होगा जब तक वो एक स्टेबल मास नंबर ना अचीव कर ले या जब तक वो स्टेबिलिटी की तरफ ना आ जाए। तो इस प्रोसेस में वो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को निकालना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आज मैं 1 करोड़ पे मेरे पास है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास 75 लाख होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अपने प्रॉपर्टी में से 2-2 हजार के नोट को बिखेरना स्टार्ट कर दूंगा। तो वो 2-2 हजार के जो नोट्स है वो क्या है, अल्फा पार्टिकल्स है मेरी प्रॉपर्टी में से। और 1 करोड़ क्या है मेरा मास नंबर, मुझे चाहिए कितना, 75 लाख। तो यहां पर मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ऐसा मास नंबर जब यूरेनियम या कोई भी एक हैवी एटम अटेन कर लेता है कि जिससे वो रिपल्शन क्रिएट हो जाती है न्यूक्लियस के अंदर, जब वो अनस्टेबल हो जाता है तो वो क्या अल्फा पार्टिकल्स की फॉर्म में तब तक रेडिएशंस निकालता रहेगा जब तक वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ना अचीव कर ले। क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, 2He4, तो डेफिनेटली एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों इफेक्ट होगा निकलते ही। एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर बाय 2 डिक्रीज हो जाएगा और मास नंबर बाय 4 डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक वो स्टेबल ना हो जाए। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जब भी हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिराया गया था उसके कई सालों तक रेडिएशन से निकलती रही, क्योंकि वो कई अरबों करोड़ों एटम्स थे जो कि वहां पर गिराए गए, यूरेनियम के या आप किसी भी रेडियोएक्टिव सैंपल के आप बोल सकते हो, और वो तब तक स्टेबलाइज नहीं हुए जब तक वो रेडिएशन, मतलब वो तब तक रेडिएशन से निकालते रहे जब तक वो कंप्लीटली स्टेबलाइज ना हो गए। ठीक है, तो ये पूरी कहानी अगले चैप्टर में आपको सुनने को मिलेगी। इसलिए जस्ट आप ये समझो कि यहाँ पर ये जो सोर्स है ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है और कोई रेडियोएक्टिव सैंपल हो सकता है। क्लियर है? अब इसमें से डेफिनेटली अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि यार अगर मैं सैंपल को यहाँ रख रहा हूँ और यहाँ पर मैं रख रहा हूँ गोल्ड फॉइल को, इस जगह पर सपोज दिस इज और गोल्ड फॉइल जिसके अंदर बहुत सारे टाइनी एटम्स हैं। ये कहानी भी आपने सुनी होगी कि गोल्ड फॉइल को क्यों चूज किया गया, ये भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। ठीक है, पहले ये चीज समझो यार, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि ये सैंपल तो ये रहा, गोल्ड फॉइल सामने है, इस बात की क्या गारंटी है कि जो अल्फा पार्टिकल है सारे के सारे इसको ही टकराएंगे जाकर, ऐसे इसको ही बम्बार्ड करेंगे इस तरह से, ऐसे इसको ही बम्बार्ड करेंगे। अपने को तो बम्बार्डिंग करानी है ना कि गोल्ड फॉइल में अल्फा पार्टिकल्स को फेंकना है, कॉन्टिन्यूसली फेंकना है। तो यहां पर एक चीज समझने वाली है कि मैं चाहता हूं कि एक बीम की फॉर्म में जाए, है ना, मैं चाहूंगा कि एक लेजर की फॉर्म में जाए, इसलिए यहां पर मैं फिट कर दूंगा एक कोलिमिनेटर। अब आपके लिए एक नई चीज है ये कोलिमिनेटर, आपने शायद अगर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो शायद ये चीजें नहीं सुनी होगी। कोलिमिनेटर एक पॉजिटिव चार्ज सरफेस होगा, जैसे कि अल्फा पार्टिकल जैसे ही निकला, अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव नेचर का है, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा बीम की फॉर्म में और सीधा जाएगा। अगर यहां पर कोलिमिनेटर ना लगाऊं तो ये अल्फा पार्टिकल रैंडमली कहीं भी जा सकते थे। कोलिमिनेटर मतलब जब मैंने पॉजिटिव चार्ज सरफेसेस दिए तो क्या हुआ, एक बीम की फॉर्म में कंप्रेस हुआ और सीधा सीधा टकराया जाकर। अगर मान लो मुझे क्या करना है, इसकी और फाइन छोटी सी बीम बनानी है, तो मैं इसको थोड़ा सा और सरफेस को पास ले आऊंगा। जैसे अल्फा पार्टिकल निकला उसके बाद सिर्फ एक यही रास्ता है कि इसने सीधे सीधे ऐसे जाना है। ये बिल्कुल इस तरह से हुआ बच्चों कि एक बहुत बड़ा जीटी रोड था, उस जीटी रोड को कंप्रेस करते करते हमने छोटा सा कर दिया। जितनी भी गाड़ियां निकलेगी उस रीजन में से निकलेगी, वो फैलकर नहीं निकलेगी। तो यही चीज है कोलिमिनेटर का काम। कोलिमिनेटर क्या करता है, एक अल्फा पार्टिकल्स जो एमिट हो रहे हैं उसको एक फाइन बीम में कन्वर्ट करता है। राइट, अब फिर बात करते हैं कि अल्फा पार्टिकल जिस पे बम्बार्ड कराया जा रहा है, मतलब ये मैंने गोल्ड फॉइल की प्लेट को फिट कर दिया यहां पर ऐसे, ठीक है, दिस इज गोल्ड फॉइल। और गोल्ड फॉइल की हमने जो लेयर ली वो कितनी ली, सिर्फ 1 मिलीमीटर या बहुत छोटी सी एक पतली सी परत ली। रीजन ये क्या है इसका कि हमने गोल्ड फॉइल को क्यों चूज किया, जनरली ये 1000 एटम्स थिक होगी सिर्फ 1 मिलीमीटर के अंदर। यानी कि अगर मैं 1 मिलीमीटर, अगर मान लो मैं एक छोटा सा एक इतना टाइनी पार्टिकल बन जाऊं कि मैं गोल्ड फॉइल में से गुजर सकूं, तो मुझे ऐसा नजर आएगा कि जैसे ही मैं 1 मिलीमीटर मोटी परत को क्रॉस करने लगूंगा तो मेरे सामने 1000 दरवाजे आएंगे। मैं जैसे ही अंदर घुसा, पहला एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, 5वां एटम, 10,000वां एटम, और फिर मैं बाहर निकला। यानी कि इसकी एक बिल्कुल पतली सी लेयर के अंदर भी 1000 एटम्स प्रेजेंट है। आप ऐसे समझो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेपर है, इस पेपर को मैं बोलूं कि मान लो ये गोल्ड फॉइल का एक स्लाइस है, तो जो इसकी ये मोटाई है ना, इसके अंदर 1000 एटम्स प्रेजेंट है। यानी कि अगर मैं एक अल्फा पार्टिकल को हिट करूंगा इसके ऊपर, अगर मैं एक अल्फा पार्टिकल को इसके ऊपर हिट करूंगा तो
उस अल्फा पार्टिकल को इन 1000 दरवाजों को क्रॉस करना है, और 1000 दरवाजों को क्रॉस करते वक्त डेफिनेटली वो यहां पर कहीं ना कहीं तो हिट करेगा ही करेगा। तो हमको ताकि ज्यादा ऑब्जर्वेशंस मिले, हमको ज्यादा सटीकता से रिजल्ट मिले, इसलिए हमने गोल्ड फॉइल को चूज किया, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। तो ये बातें जो अपने को पता होनी चाहिए। अब जैसे यहां पर गोल्ड फॉइल लगाई, यहां पर पीछे की तरफ हमने एक फोटो सेंसिटिव स्क्रीन लगा दी। ये ऐसी फोटो सेंसिटिव, इसको बोलते हैं कि फोटो सेंसिटिव स्क्रीन का मतलब ये है कि ये वैसे ZnS की होती है, जिंक सल्फेट की, ठीक है, जिंक सल्फेट की इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं। अब देख यहां से जो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, दो ही काम हो सकते हैं। अल्फा पार्टिकल या तो इसको बिल्कुल आर पार हो जाएंगे या बिल्कुल आर पार नहीं होंगे। इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा गया कि जैसे ही बीम को छोड़ा गया गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हर जगह पर अल्फा पार्टिकल टकराए, और अल्फा पार्टिकल के टकराने से जैसे ही वो स्क्रीन पर टकराते, यहां पर एक फ्लोरोसेंस नजर आता, मतलब एक चमक नजर आती। इससे हम बाहर से ये देख सकते हैं कि अगर ये एटम वाकई में पॉजिटिव चार्ज अफेयर है तो एक दीवार की तरह होना चाहिए था ये तो, कि अल्फा पार्टिकल टकराए और टकरा कर बाउंस बैक हो जाए। अगर ये अल्फा पार्टिकल की बीम इस गोल्ड फॉइल के आर पार हो रही है, क्योंकि आर पार हुई तभी तो मुझे यहां पर चमक नजर आ रही है कि कुछ चीज टकरा रही है जाकर, तभी तो मुझे चमक नजर आ रही है यहां पर। तो ये समझ लिया गया कि यार जब अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल के आर पार हो गए, तो यानी कि थॉमसन मॉडल तो यहीं पे गलत था। उसके अकॉर्डिंग तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज अफेयर है, और अल्फा पार्टिकल का नेचर भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के ऊपर थ्रो करूंगा तो वो तो रिपेल होना चाहिए स्क्रीन के, मतलब यहां पर स्क्रीन पे तो कुछ नजर नहीं आना चाहिए, लेकिन अपने को तो यहां से लेकर यहां तक हर जगह पर क्या देखने को मिला, स्कैटरिंग देखने को मिली। अपने को क्या देखने को मिली, स्कैटरिंग, क्योंकि अब ये बीम तो सीधी जा रही थी, लेकिन सीधी बीम तो ऐसे फैल गई यहां पर जाकर इस तरह से, यानी कि अंदर ये स्कैटर हो रही है, रिपेल हो रही है कहीं ना कहीं। तो यही चीज एक माइंड में ये इमेज क्रिएट कर गई कि शायद वो अंदर से खाली नहीं हो, क्योंकि अल्फा पार्टिकल तो उसके आर पार जा रहा है। सपोज करो मैं इसको एक एग्जांपल से रिलेट कर सकता हूं। अगर मैं आपकी आंखों पे पट्टी बांध दूं और आपको मैं सपोज करो 100 स्टोन्स दूं, और आपको एक ऐसी जगह पे खड़ा कर दूं जहां पर मैं बोलूं कि सामने दीवार है, तुझे पत्थर मारने हैं। अब जब आप पत्थर को मारना स्टार्ट करोगे, उन 1000 पत्थर में से 10 पत्थर आपके कदमों में आके गिर गए, और बाकी के जो 990 पत्थर है वो बिल्कुल आर पार हो गए। तो आप ये बोलोगे ना कि सामने शायद दीवार ना होकर कुछ ऐसा रीजन है कि बहुत कम हिस्सा सॉलिड है और बहुत सारा हिस्सा एयर का बना हुआ है, कि पत्थर आर पार चला गया, ऐसे ही बोलोगे आप। तो यही यहां पर था। जब हमने यहां पर अल्फा पार्टिकल्स का काउंटर लगाया, मतलब हमने उसको काउंट करने, हमारे पास काउंटिंग मशीन है कि कितनी, मतलब एक सेकंड में कितने यहां से अल्फा पार्टिकल निकले और कितने यहां पर फ्लोरोसेंस ऑब्जर्व किए गए, तो उसमें भी डिफरेंस पाया गया। एक सेकंड में 10,000 अल्फा पार्टिकल छोड़ने पर यहां पर 10,000 से कम, 10,000 से थोड़ा सा कम फ्लोरोसेंस ऑब्जर्व किए गए। इसका मतलब यह भी था कि कुछ अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक भी हुए हैं और कुछ अल्फा पार्टिकल यहां पर टकराए हैं। जैसे कि एक रफ आइडिया, अगर मैं बोलूं कि 1000 अल्फा पार्टिकल एक सेकंड में यहां टकराए, लेकिन यहां पर एक सेकंड में जो मुझे काउंटर से जो चमक मिली वो कितनी मिली, सिर्फ 995। तो इसका मतलब 5 अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो इसके आर पार ना हो पाए। फिर अगली ऑब्जर्वेशन में दोबारा से देखा गया, 1000 अल्फा पार्टिकल दोबारा छोड़े गए, लेकिन अगली बार यही ऑब्जर्वेशन में मुझे मिली कितनी, 990। फिर दोबारा से ये रिपीट किया गया, फिर मिली 997। फिर दोबारा से रिपीट किया गया, फिर मुझे मिली 991। तो इसका मतलब शायद ऐसा भी नहीं है कि पूरा का पूरा जो स्पेस है गोल्ड फॉइल के अंदर वो एम्प्टी है। कुछ ना कुछ बहुत टाइनी रीजन ऐसा है जो अल्फा पार्टिकल्स को यहां पर आने से रोक रहा है। और फर्दर फिर इसके कुछ पोस्टुलेट्स लिखे गए, सेटअप को बनाओ फिर बात करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाने के बाद हम कुछ ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, मतलब जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी। तो मैं लिखवा देता हूं वो, इसको मैं वर्बली बोल देता हूं, आप लिख सकते हो। उसकी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासिस स्ट्रेट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिस स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉइल। इसका मतलब कि इस बीम की डायरेक्शन में इस जगह पर सबसे ज्यादा चमक देखने को मिली। यहां पर जो पार्टिकल सीधा टकरा गया वो सीधा यहीं पर टकराए। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिस स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी काइंड ऑफ डेविएशन।
या विदाउट सफरिंग एनी कोलिजन। तो ये ऑब्जर्व किया गया सबसे पहले तो कि अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधा चले गए और कोई डेविएशन नहीं हुई। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी? ओनली, दूसरी ऑब्जर्वेशन लिखवा देता हूं, ओनली 0.1% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स सफर डेविएशन मोर देन 1 डिग्री एंगल। मतलब ऐसे सिर्फ 0.14% अल्फा पार्टिकल थे जिनको 1 डिग्री से ज्यादा डेविएशन मिला। मतलब सारे पार्टिकल बिल्कुल सीधा चले गए और 1 डिग्री से ज्यादा का मतलब जो हल्का सा भी डेविएट हुए 1 डिग्री पर या 40 डिग्री पर या 30 डिग्री पर, वो सिर्फ 0.14% आपके टोटल अल्फा पार्टिकल से। कहने का मतलब अगर 1000 अल्फा पार्टिकल को फेंक रहा हूं तो उसमें से 986 अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधा टकराए और बाकी के जो 14 पार्टिकल्स थे वो 14 पार्टिकल्स 1 डिग्री से ज्यादा एंगल पर डेविएट हुए और उनमें से शायद कोई एक आधा पार्टिकल 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुआ और कोई 1-2 पार्टिकल्स 45 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुए, कोई कुछ 2-3 पार्टिकल 20 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुए। तो सिर्फ 14 पार्टिकल ऐसे थे 1000 में से, अगर मैं इस एवरेज की बात करूं 0.14% का मतलब 1000 में से सिर्फ 14 पार्टिकल्स ऐसे थे जो 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट हुए। यानी कि इससे ये बात पता लगती है कि एक एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली है ना। तो इसकी दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी। तीसरी ऑब्जर्वेशन लिखो जरा। तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि ओनली 1 आउट ऑफ, सिर्फ 1 आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल, अगर मैं 8000 अल्फा पार्टिकल फेंक रहा हूं तो उसमें से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था, 1 आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय एंगल मोर देन 90 डिग्री। 8000 अल्फा पार्टिकल्स अगर आप फेंक करो तो उसमें से कोई एक ऐसा पार्टिकल होगा, अल्फा पार्टिकल, जो इस तरह से डेविएट हुआ होगा, इस तरह से, मतलब यहां पर टकराकर ऐसे, जिसको बोलते हैं मोर देन 90 डिग्री एंगल। मतलब अगर वो सीधा चला जाता तो 90 डिग्री। तो एक देखो कितना गंदा रेशो मिल रहा है आपको। 8000 में से कोई एक आधा पार्टिकल ऐसा था जो 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट हुआ, यानी कि टकराकर इस डायरेक्शन में वापस आ गया। और यही डाटा में लिखो आप, इट वॉज ऑब्जर्व्ड आउट ऑफ 12,000 अल्फा पार्टिकल, आउट ऑफ 12,000 अल्फा पार्टिकल only 1 alpha particle gets scattered at 180 degree. Out of 12,000 alpha particle, only 1 alpha particle gets scattered at angle 180 डिग्री। यानी कि 12,000 अल्फा पार्टिकल अगर फेंक रहा हूं तो उसमें से सिर्फ कोई इकलौता एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो बाउंस बैक हुआ, वापस टकराकर इधर की तरफ आया। मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी एक्स एक्सिस और फाइनल वेलोसिटी क्या थी, वाई एक्सिस। तो ये उसका क्या ऑब्जर्वेशन था इसको लेकर। जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसने फर्दर क्या दिया, अपना मॉडल और अपने पोस्टुलेट्स दिए। तो वो पोस्टुलेट्स लिखते हैं, ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी, राइट। तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लो। तो रदरफोर्ड ने ग्राफ भी हमको दिया कि ये ग्राफ जो हमने बनाना है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल वाई एक्सिस और स्कैटरिंग एंगल ऑन एक्स एक्सिस। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल को मैं ले रहा हूँ 0 से लेकर 10⁶ तक, यानी कि ऑलमोस्ट 10 लाख तक, 10 लाख अल्फा पार्टिकल। और ये एंगल के बीच में ग्राफ कैसा बना, मोस्टली अल्फा पार्टिकल क्योंकि या तो 0 डिग्री पर है या सीधा चले गए। तो मैंने यहीं पे ये लिखा है कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स जो है वो इस रीजन में लाई करे, यानी कि 0 से 20 डिग्री के स्कैटरिंग एंगल के बीच में। 0 से लेकर 20 में कुछ भी एंगल हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे एंगल को मैं बड़ा कर रहा हूं, अब मैंने बोला था ना कि जैसे कि एंगल यहां पर क्या आएगा 90 से ज्यादा का रेशो क्या था, कोई 8000 में से कोई एक। तो इसलिए यहां पर देखो नंबर कम है बहुत, सिर्फ कुछ 100। फिर मैंने बोला कि 12,000 अल्फा पार्टिकल में कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री से बिल्कुल बाउंस बैक हुआ। तो उसमें कितने हैं, उसमें सिर्फ कुछ 15-20 हो सकते हैं। तो इसलिए यहां पर क्या, सिर्फ कुछ एक अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जिनके लिए डिफ्लेक्शन क्या थी 180 डिग्री। और मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स के लिए देखो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन, ठीक है, 0 से 20 से 0 से 40 का। यानी कि कई लाखों अल्फा पार्टिकल तो सिर्फ यहीं पे रहे, बहुत कम स्कैटर हुए, और सिर्फ बहुत कम अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री से। तो इसलिए ये ग्राफ ऐसा बना इस तरह से। इसको चाहो तो बना सकते हो आप। तो रदरफोर्ड ने जो पोस्टुलेट दिए
उसने एक और पिक्चर तैयार की, उसने ये पिक्चर दी कि एक्चुअल में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा। ये एटम का स्ट्रक्चर है कि एटम के अंदर 99.86% जो स्पेस है वो एम्प्टी है, और उसके अंदर एक टाइनी रीजन है जो कि हाईली डेंस है, और उसके अंदर ही सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज लाई करता है, और वो जो रीजन है वो सिर्फ कितने 0.14%, क्योंकि इसका जो डिफ्लेक्शन का रेट था वो कुछ ऐसा ही था। अगर 1000 फेंक रहे तो 14%, मतलब 0.1% ही क्या डेविएट हो रहे हैं। तो उसने बोला कि इसका मतलब इतना परसेंट जो स्पेस है वो खाली है, और जो सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है या जो उसका जो मैसिव रीजन है वो सिर्फ इतना सा है 100% में से डेंसर। तो उसके अकॉर्डिंग जो अल्फा पार्टिकल आया ना वो कुछ ऐसे निकल गया सीधा। अल्फा पार्टिकल यहां से आया तो भी क्या सीधा निकल गया। अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा नीचे आएगा तो वो ऐसे डेविएट हो जाएगा बिना टकराए, इसको बोलते हैं वर्चुअल कोलिजन। अब मैं बताऊंगा कि टकरा क्यों नहीं रहे। ऐसे आएगा तो शायद ऐसे डेविएट हो जाए, कुछ ऐसे आएगा मतलब यहां से ऐसे इस तरह से, तो थोड़ा सा और डेविएट हो जाए ऐसे। अगर कोई अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधा न्यूक्लियस की तरफ आ रहा होगा, ये वाला, ये वो 12,000 अल्फा पार्टिकल में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो ऐसे है और ऐसे बाउंस बैक हो गया। तो इस तरह से उसने क्या अपनी ऑब्जर्वेशन दी, कुछ इस तरह से, मतलब सीधा कुछ ऐसे, ठीक है। कुछ ऐसा हो रहा है गोल्ड फॉइल के अंदर, अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड हो रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर क्योंकि बहुत सारे रीजन खाली है इसलिए मोस्टली अल्फा पार्टिकल क्या मिल रहे हैं, इसके आर पार जा रहे हैं, और कोई एक आधा पार्टिकल क्या हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है, राइट। अगर थोड़ा सा और ऊपर लूं तो ये कुछ ऐसे ऐसे भी जा रहा है 90 डिग्री पर अल्फा पार्टिकल, राइट। तो उसका पहला पोस्टुलेट यही था, उसने पहली बात यही बोली कि all the positive charge of atom and 99.8% mass of atom, सारा चार्ज और 99.8% मास एटम का lies in very small region of atom which is called nucleus, of atom, which is of 10⁻⁻15 मीटर इन डायमीटर। ठीक है, तो हम साइज भी लिख देते हैं यहां पर कि अगर एटम का साइज 1 एंगस्ट्रॉम है तो न्यूक्लियस का साइज क्या होता है 10⁻⁻15। ठीक है, या ऐसा बोलूं सिंपल सरल भाषा में कि न्यूक्लियस एक एटम से 1,00,000 गुना छोटा होता है। ठीक है, ये बिल्कुल वही साइज है कि आपने एक घर के अंदर एक बॉल को रखा हुआ है, मैं बोल सकता हूं कि बॉल इस घर से 1,00,000 गुना छोटी है, तो वही एक न्यूक्लियस और एटम के साइज का कंपैरिजन है। तो थॉमसन की बात तो गलत हो गई यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग तो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज फेयर है। अगर ऐसा मान के चलूं तो कोई एटम में से अल्फा पार्टिकल जा ही नहीं सकता था, तो सारा बाउंस बैक हो जाता। तो ये उसका पहला पोस्टुलेट था। उसका सेकंड पोस्टुलेट वो ये था, वो मैं यहाँ पर ग्राफ की जगह बना देता हूँ। उसका सेकंड पोस्टुलेट मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ एटम इज सराउंडेड बाय नेगेटिव चार्ज्ड electrons and amount of negative charge is equal to amount of positive charge inside nucleus। तो ये बात उसकी बिल्कुल थॉमसन से मिलती जुलती थी कि हाँ, एक एटम के आसपास बहुत सारा नेगेटिव चार्ज भी होता है, और जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना
पॉजिटिव चार्ज होता है एक न्यूक्लियस, एक एटम के अंदर। तो ये बात तो बिल्कुल वही मिलती जुलती थी, लेकिन ये बात क्या थी, एक नई बात थी कि भाई हाँ एटम बहुत सारा खाली स्पेस अपने अंदर रखता है। तो ये उसने दो बातें बताई जो मेन थी। फर्दर इसका फेलियर भी पढ़ेंगे कि इसमें भी कुछ कमियां थी, और कुछ और टर्मोलॉजी को डिफाइन करते, तो इसको नोट डाउन कर लो। तो पोस्टुलेट्स देने के बाद उसकी कुछ लिमिटेशंस भी सामने आई हमारे पास। रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया कि यार एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली है, ये भी बता दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के इक्वल है और नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व करता है पॉजिटिव चार्ज के अराउंड। लेकिन उसमें एक लूप होल था। उसकी जो पहली लिमिटेशन थी वो ये थी कि देखो, पहले ना आपको एक चीज बताता हूं कि आपने शायद ये पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन अगर एक न्यूक्लियस के अबाउट चक्कर लगा रहा है तो वो एनर्जी को लूज करता करता एक स्पाइरल पाथ को फॉलो करेगा, और स्पाइरल पाथ को फॉलो करता करता वो क्या न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, ऐसे टकरा जाएगा इस तरह से एनर्जी लूज करता हुआ। तो मेरा क्वेश्चन एक होता है यार एनर्जी लूज ही क्यों करेगा? ऐसे कौन से ग्रंथों में लिखा है कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो वो एनर्जी को लूज करता है? तो यहां पर ना एक चीज सिंपल सी समझनी है आपने। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़कर आए हो या आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं एक आपको सिंपल सी चीज बताता हूं। जब भी कोई चार्ज रेस्ट पर होता है तो वो कैपेबल है इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट कर सकता है। फिर हमने पढ़ा था कि जब भी चार्ज मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वो करंट बनाता है, और करंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैरी करता है। अब एक और सिचुएशन है कि चार्ज जब एक्सेलरेट करता है, जब भी चार्ज एक्सेलरेट करता है तो वो एक वेव बनाता है अपने साथ, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। या मैं ऐसा बोलूं कि जब भी आप किसी चार्ज को एक्सेलरेट करोगे तो उसमें से रेडिएशन से निकलती है, ठीक है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर मैं देखूं, इसको ऐसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी अराउंड न्यूक्लियस वो कांस्टेंट है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं देखूं तो ये क्या एक्सेलरेटेड मोशन है, देखो हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये एक इलेक्ट्रॉन ना होकर ये एक एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहा है। और अगर ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है तो घूमते घूमते ये क्या करेगा, ये रेडिएशंस को एमिट करेगा। अगर रेडिएशन से एमिट करेगा, इसमें से एनर्जी का कुछ पार्ट निकल रहा है, मान लो इसके पास एनर्जी थी 100 जूल, एक चक्कर में इसने 1 जूल एनर्जी लूज कर दी, दूसरे चक्कर में फिर 1 जूल एनर्जी लूज कर दी। ऐसा करते करते इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी और ये सर्कुलर पाथ छोड़कर कहां पर आ जाएगा, स्पाइरल पाथ में टकरा जाएगा। तो ये लॉजिक है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एक एक्सेलरेटेड चार्ज है सर्कुलर मोशन में, इसलिए वो एनर्जी को लूज कर रहा है। सो आप चाहो तो ये लिख सकते हो, मैं इसको यहां नहीं लिख रहा, मैं बोल देता हूं। फर्स्ट लिमिटेशन ये थी कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, बट as we know it is in circular motion and accelerated charge always produce radiation in the form of h mu is equal to h mu की फॉर्म में radiations निकालेगा। so it must fall in nucleus because it is losing its energy continuously and it must follow a spiral path and strike after some time with the nucleus। तो उसकी पहली लिमिटेशन होगी। फिर एक और लिमिटेशन ये थी कि हमने पढ़ा है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है तो वो एक्साइट होकर हायर ऑर्बिट पे जंप करता है और फिर वापस वो जब नीचे आता है तो विजिबल रेडिएशंस दिखाता है। तो इस रदरफोर्ड मॉडल में ना कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं था कि कुछ वो एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, किस तरह से एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके वो कलरफुल रेडिएशंस आपको दिखाता है, राइट। तो सेकंड लिमिटेशन में हम ये भी बोल सकते हैं कि इट डज नॉट टेल अस अबाउट एनी काइंड ऑफ स्पेक्ट्रा। As we know, there are some visible radiation produced during excitation of electron, right? So ये भी बात यहाँ पर नहीं थी और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी नहीं यहाँ से क्लैरिफाई हो रही थी कि इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगा रहे हैं लेकिन कैसे चक्कर लगा रहे हैं, कुछ स्टेबिलिटी वाली बात नहीं थी। तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एटम। एटम में बस हमने क्या पढ़ा, थॉमसन मॉडल पढ़ा। थॉमसन मॉडल के ड्रॉबैक इसने क्लियर कर दिए रदरफोर्ड ने। अल्फा स्पेक्ट मतलब वही बात है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, इसने एक्सपेरिमेंट से सारी चीजें प्रूव कर दी। और फर्दर फिर रदरफोर्ड मॉडल में भी कुछ लूप एंड होल्स नजर आए जिसको फर्दर किसने करेक्ट किया, बोहर ने। तो बोहर मॉडल से पहले मैं आपको कुछ टर्मोलॉजी कराऊंगा कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, राइट, लाइक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, बड़ा कुछ है अभी भी सल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में। तो वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आप नए हो, और एज पर माई कमिटमेंट मैं मॉडर्न फिजिक्स की सीरीज को पूरा करूंगा, इसी चैनल पर पूरा करूंगा। तो थैंक यू सो मच। देखते रहिए सभी चैनल्स की जितनी भी वीडियोज़ है हमारी। पिछला अगर आपने कोई भी चैप्टर करना हो तो मैं लिंक में यहाँ पर आपको चैनल
कि जितने भी हमारी प्लेलिस्ट है +2 के चैप्टर्स की, उसका लिंक आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।